वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। शैली मैम, मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटोर और हम आ गए हैं नीट 2025 में सॉल्यूशन चैप्टर के साथ। 2 लेक्चर्स आ चुके हैं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की क्लास में क्या स्पेशल है तो देखो, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था वेट बाय वॉल्यूम, क्या कंप्लीट कर लिया था। तो वेट बाय वॉल्यूम हमने पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन टर्म। मैंने आपको कहा था वेट बाय वेट भी हो सकता है, वेट बाय वॉल्यूम भी हो सकता है और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकता है। वेट बाय वॉल्यूम के 3 पार्ट थे। मोलैरिटी हमने डिस्कस कर लिया, नॉर्मैलिटी हमने डिस्कस कर लिया, फॉर्मैलिटी, अब ये क्या नई चीज़ है फॉर्मैलिटी, इसको तो हमने डिस्कस नहीं किया। तो ठीक है, चलो आज की क्लास में हम सबसे पहले फॉर्मैलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज फॉर्मैलिटी, क्या समझे हम फॉर्मैलिटी के साथ, क्या होती है फॉर्मैलिटी। देखो, पहली बार नीट का एग्जाम दिया तो फॉर्मैलिटी, पेपर देख लेता हूँ, है ना, और तैयारी करके दिया तो फिर वो फॉर्मैलिटी नहीं है। ठीक है, तो और जब सबक सीख लिया वो मोलैरिटी है, और जब सबक सीख लिया कि हाँ नहीं ऐसा होता है, ये गलतियाँ होती तो नॉर्मैलिटी है ना, तो सबसे सटीक उत्तर जो देगा दैट विल बी नॉर्मैलिटी। ठीक है, मोलैरिटी में मैंने आपको कहा था बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए। अब फॉर्मैलिटी क्या है, तो वैसे तो फॉर्मैलिटी और मोलैरिटी सेम है, तो फिर लिया ही क्यों, मोलैरिटी फाइंड कर लेते। तो वैसे तो सेम है, बट अगर सॉल्यूट जिसको डिसॉल्व कर रहे हो, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाके एसोसिएट हो जाता है, मतलब उसके 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल को बोलते हैं डाइमर। अगर वो डाइमर बना ले, अगर वो ट्राइमर बना ले, है ना, उसके मॉलिक्यूल्स जुड़ते चले जाते हैं, या फिर वो स्प्लिट हो जाए, टूट जाए पार्ट्स के अंदर, तो हम कहेंगे हाँ यार ये तो डिसोसिएशन हो रहा है। तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन, जुड़ना या टूटना, उस केस में फॉर्मैलिटी काम आती है, अदरवाइज मोलैरिटी ओके है। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या था, 1 लीटर में कितने मोल्स है। नाउ फॉर्मैलिटी क्या है, तो ये भी 1 लीटर में ही है। क्या है तो बेटा, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ अ सोल्यूट। ठीक है, पिछली बार था सोल्यूट के मोल 1 लीटर में, आज क्या देख रहे हो, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ अ सोल्यूट। सोल्यूट का ग्राम फॉर्मूला मास किस में डिसॉल्व है, तो हम कहेंगे डिसॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। अब 10 बार कह चुकी हूँ, 1 लीटर पानी ले या 1 लीटर सोल्यूशन बनाओ, एक ही बात है ना। तो डिसॉल्व इन 1 लीटर या पर लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मैलिटी। ठीक है भाई, टेंशन फ्री। नाउ फॉर्मैलिटी का फॉर्मूला लिख लेते, तो हम कहेंगे देखो, फॉर्मैलिटी जो है वो है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास। ठीक है, सॉल्यूट का कितना ग्राम फॉर्मूला मास है अपॉन, तो भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है दैट शुड बी इन लीटर्स, मिलीलीटर नहीं चाहिए, लीटर में होना चाहिए, और मिलीलीटर में दिया हुआ हो तो चेंज कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो उसको, है ना। तो हम कहेंगे ओके, सिंपल सी बात है। प्रॉब्लम ये आती है भाई ग्राम फार्मूला मास कैसे, तो ग्राम फार्मूला मास अगर मोलैरिटी था तो यह मोल था ना, तो मोल कैसे निकालते थे, मास अपॉन मोलर मास। नॉर्मैलिटी था तो यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट मास था, तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। नाउ वी हैव फॉर्मैलिटी, ग्राम फार्मूला मास, तो बच्चे ग्राम फार्मूला मास मतलब ग्राम्स यानी मास, तो आपको बताना है मास ऑफ सोल्यूट। फॉर्मैलिटी कैसे निकालोगे, मास ऑफ सोल्यूट, और ये मास किस में होना चाहिए बेटा, तो तुम कहोगे मास तो ग्राम्स में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम मतलब मास रख दिया और डिवाइड बाय फॉर्मूला मास। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास। तो ठीक है भाई, फॉर्मूला मास भी किसका, सोल्यूट का, है ना, इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम सोल्यूशन का, और लीटर में, बाई चांस मिली लीटर में है तो फिर 1000 ले लो, सिंपल, दिस इज फॉर्मैलिटी। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि ठीक है, मास अपॉन फॉर्मूला मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, ओके, फॉर्मूला मास और मोलर मास तो सेम ही, तो हम कहेंगे नहीं, है ना, ट्रेन गलत पकड़ी है। फॉर्मूला मास मोलर मास सेम कैसे, फॉर्मूला मास वैसे तो एक ही बात है, लेकिन फॉर्मैलिटी कब काम में ले रहे, जब स्प्लिट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है, टुकड़े हो रहे हैं, या एसोसिएट हो रहा है,
तो पहले तो आप लिखो कि फॉर्मेलिटी हम यूज कहाँ करेंगे, तो बच्चे फॉर्मेलिटी इज यूज्ड, फॉर्मेलिटी टर्म कहाँ यूज करने वाले हैं, तो हम कहेंगे फॉर्मेलिटी इज यूज्ड इन केस ऑफ, कौन से केस में यूज करने वाले हो तो बताओ उसको, या तो एसोसिएशन में या डिसोसिएशन में, तो ठीक है, इन केस ऑफ एसोसिएशन, फॉर्मेलिटी इज यूज्ड इन केस ऑफ एसोसिएशन और तो बेटा और डिसोसिएशन। ठीक है, अब कैसे, कोई एग्जांपल दो। तो देखो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब एसिटिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड है या बेंजोइक एसिड है, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बेंजीन में डालूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, मिक्स हो जाता है, तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन में डालूं तो मैं क्या देख रही हूँ, वो डाइमर बना लेते हैं, है ना। कैसे, तो देखो अगर मैं तुमसे कहूँ फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड समझते हो ना, विनेगर है ना, विनेगर सिरका होता है ना, दैट इज एसिटिक एसिड, CH3COH। ठीक है, तो एसिटिक एसिड जो है ये डाइमर बनाता है, फॉर्म्स डाइमर, कब, तो मैं कहूँगी जब ये बेंजीन में होता है। एसिटिक एसिड फॉर्म्स डाइमर इन सॉल्वेंट बेंजीन, अगर मैं बेंजीन में एसिटिक एसिड डाल दूँ तो ये डाइमर बना लेता है। अब डाइमर मतलब, तो बच्चे डाइमर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स लाइक CH3, C डबल बॉन्ड O और OH, ये एक एसिटिक एसिड है ना। एक और एसिटिक एसिड लिख दो, तो CH3, C डबल बॉन्ड O और OH। अब क्या होगा, तो ध्यान से देखो, ये O और H हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे, ये भी O और H क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। तो दो मॉलिक्यूल्स कनेक्ट हुआ और बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसे लिखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आई, इंटर मतलब बिटवीन, दो जनों के बीच में, एक एसिटिक एसिड दूसरा एसिटिक एसिड, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसे आप क्या समझाना चाहते हो, तो मैंने कहा देखो भाई सॉल्वेंट बेंजीन है तो ये दो जने कनेक्ट हो गए, कॉम्बिनेशन ऑफ सच टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइमर, किसी के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, फिलहाल ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। अब बेटा अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसका मोलर मास बताओ, है ना, एसिटिक एसिड का मोलर मास बताओ, तो तुम कहोगे CH3COH। एसिटिक एसिड का मोलर मास बता दो तो हम कहेंगे 12 + 1 × 3 + 12 + 16 × 2 + 1, तो मोलर मास तो 60 आ गया। ठीक है, टेंशन गया, तो हम कहेंगे नहीं कोई टेंशन नहीं, मोलर मास है तो मोलैरिटी निकालो, लेकिन उसने फॉर्मेलिटी पूछ ली, है ना, हो गया मैं इतना एसिटिक एसिड है इसको बेंजीन में डाल रहा हूँ और अगर ये डाइमर बना रहा है तो फॉर्मेलिटी बताओ, तो फॉर्मेलिटी में तो फॉर्मूला मास चाहिए, फॉर्मूला मास मतलब इस फॉर्मूले का मास, फॉर्मूला मास मतलब इस फॉर्मूले का मास, जनरली तो फॉर्मूला मोलर मास सेम लगता है, लेकिन अभी तो दो हो गए ना, तो हम कहेंगे हाँ ये तो गड़बड़ है। तो बच्चे फॉर्मूला मास की अगर मैं बात करूं तो यहाँ फॉर्मूला मास क्या होगा, तो मैं कहूँगी भाई ये तो डबल करना पड़ेगा आपको, है ना, फॉर्मूला मास, क्योंकि ये डाइमर है, तो डाइमर है मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू, तो तुम फॉर्मूला मास डबल कर दो, तो दिस इज 120। ठीक है, तो अगर वो कहे मोलारिटी निकालो तो मोलर मास रख लेना 60, लेकिन अगर वो कह रहा है कि नहीं भाई फॉर्मेलिटी निकालो, देन वी विल यूज फॉर्मूला मास दैट इज 120। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। मान लो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ऐसा करो 1.22 ग्राम बेंजोइक एसिड, मान लो तुम्हारे पास बेंजोइक एसिड है, कितने ग्राम है, 1.22 ग्राम। ठीक है, और उसको मैंने डिजोल्व कर दिया 100 ml बेंजीन के अंदर, तो तुम्हें दिमाग लगाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और बेंजीन है ना, तो बेंजीन में तो ये डाइमर बनाते हैं। ठीक है, वैसे तो वो दे देगा, नहीं दे तो थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, तो इतना बेंजोइक एसिड है बेंजीन में डिजोल्व कर दिया। अब फाइंड फॉर्मेलिटी, फाइंड फॉर्मेलिटी इफ इट फॉर्म्स डाइमर। ठीक है, तो बच्चे अगर ये डाइमर बना रहा है तो फॉर्मेलिटी निकालो, इफ इट फॉर्म्स डाइमर तो तुम फॉर्मेलिटी निकालो।
ठीक है। अब देखो सोल्यूट मास, भाई कितना बेंजोइक एसिड है ना, बेंजोइक एसिड को बेंजीन में घोला ना बेटा, तो जिसको डिजोल्व करते हैं दैट इज बेंजोइक एसिड। तो सोल्यूट मास 1.22 ग्राम्स। नाउ मोलर मास, बेंजोइक एसिड का मोलर मास, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, C6H5COOH, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके भाई, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, और इसका फॉर्मूला है C6H5COOH। तो देखो कार्बन का 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 5, अगेन 12 प्लस 16 × 2, 2 ऑक्सीजन है ना बेटा, तो 16 हो गया, प्लस 1 फाइंड करो तो इट विल बी 122, ठीक है। तो ये तो मोलर मास आ गया है ना। लेकिन फॉर्मेलिटी में मोलर मास कब से चाहिए, मुझे तो फॉर्मूला मास चाहिए। फॉर्मूला मास मतलब क्या, देखो कॉम्बिनेशन में है तो हम कह रहे हैं ना, हाँ ये तो डाइमर बना रहा है, तो अब तुम इसका फॉर्मूला मास निकालो। बात समझ में आ रही है ना, फॉर्मेलिटी है ना। तो फॉर्मेलिटी में मुझे फॉर्मूला मास चाहिए, ग्राम फॉर्मूला मास गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास। तो बच्चे फॉर्मूला मास तो मैं कहूँगी देखो 120 × 2 244 कर देना। क्यों, तो क्यों क्या ये डाइमर बना रहा है ना, तो अगर डाइमर बनाएगा तो वेट डबल करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो मास आ गया, फॉर्मूला मास आ गया, और वॉल्यूम तुम्हें दे ही रखा है 100 ml है ही सही। बस अब सीधा सीधा आंसर फाइंड करो। तो हम कहेंगे ओके चलो, फॉर्मेलिटी इक्वल्स टू गिवन मास 1.22, फॉर्मूला मास 244 × 1000, क्योंकि वॉल्यूम ml में है, ठीक है। ये लो, अब बोलो, सिंपल ही है, कैलकुलेशन बैठा के और इसको सॉल्व कर लो। तो हम कहेंगे चलो 122 और 244 कितना हो गया 2, तो फॉर्मेलिटी इक्वल्स टू हो गया 1/20 या F/20। आगे बात समझ में, तो 1/20 फॉर्मेलिटी या ग्राम फॉर्मूला पर लीटर, क्लियर। नॉर्मेलिटी होता था ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, मोलैरिटी होता था मोल्स पर लीटर, सिंपल है। तो फॉर्मेलिटी में करना क्या है, पहले मास रख लिया, मोलर मास निकाल दो। अब वो कह रहे हैं नहीं भाई डाइमर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ट्राइमर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, और फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दो, क्लियर। तो मैंने तुम्हें सिखाई थी वेट बाय वॉल्यूम यूनिट 3 तरह की, है ना। वेट बाय वॉल्यूम, सॉलिड को किस में डिजोल्व किया था, लिक्विड में। तो मैंने आपको कहा था बच्चों अगर मोल्स डिजोल्व करोगे तो मोलारिटी, ग्राम इक्विवेलेंस डिजोल्व करोगे तो नॉर्मेलिटी, और अगर ग्राम फॉर्मूला मास डिजोल्व करोगे तो फॉर्मेलिटी। बोलो कोई तकलीफ है क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम कहें कि अच्छा ठीक है ये तीनों तो ओके, इन पर टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेट बाय वॉल्यूम यूनिट। तो पहले तो उसको बताओ कि भाई वेट बाय वॉल्यूम यूनिट हमने 3 टाइप्स की पढ़ रखी है, बोलो कौन सी पढ़ रखी है वेट बाय वॉल्यूम। तो बच्चे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी, ठीक है। अब अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक चीज़ बताओ, लिक्विड है ना, लिक्विड को अगर गर्म करेंगे तो फैलेगा, गैस ज़्यादा फैलती है पर लिक्विड भी तो फैलेगा ना, मॉलिक्यूल तो उसके भी दूर दूर है। तो हम कहेंगे हाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, और वॉल्यूम बढ़ गया तो वेट बाय वॉल्यूम, समझे मेरी बात, W/V। अब ये डेटा बढ़ाओगे, ज़्यादा से डिवाइड करोगे तो आंसर कम हो जाएगा, इतना तो समझते हो ना। W/V, V बढ़ाओगे तो W/V की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं कहूँगी अच्छा टेम्परेचर बढ़ाया वॉल्यूम बढ़ गया तो वेट बाय वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में अगर आपसे कहा जाए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्वेश्चन आ चुका है बेटा मेडिकल के अंदर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, है ना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, टेम्परेचर तो आपने बढ़ा दिया, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन तो आप बता दो भाई कम हो जाए, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है, मोलैरिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो हम कहेंगे अब इतनी माथापच्ची करके तो हम मोलैरिटी निकालें, नॉर्मेलिटी निकालें, फॉर्मेलिटी निकालें, फिर आप तो कह रहे हो टेम्परेचर चेंज होती है, आंसर चेंज हो जाता है, डेटा ही चेंज हो जाएगा। तो अब क्या मतलब, तो कह रहे हैं इससे बढ़िया वेट बाय वेट यूनिट्स लो, है ना। तो इसके बाद हम कंसिडर करते हैं वेट बाय वेट यूनिट, मतलब
आपके पास सॉलिड है उसका तो वेट ले लो, ग्राम्स मिलीग्राम जो भी लेना है, और जो सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम मत लो। मतलब ये मत बोलो मैं 1 लीटर में डिजोल्व करूंगा, क्योंकि इस टेम्परेचर पे 1 लीटर है, थोड़ा टेम्परेचर बदल दूंगी तो 1 लीटर से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो आप 1 kg सॉल्वेंट ले लो। तो वेट बाय वेट यूनिट्स जो है वो 3 तरह की होती है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ W/W यूनिट। हमें कौन कौन सी पढ़नी है देखो, तो हम कहेंगे फर्स्ट वन इज मोलालिटी। वेट बाय वेट यूनिट में मोलालिटी स्मॉल m, ठीक है। सेकेंड है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। अब मैं इसको x लिख रही हूँ, है ना, आपको कि जाई है, ये है, वो है, ठीक है, हम इसको x मान के चलते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट मास परसेंट या वेट परसेंट, W/W परसेंट। ओके, क्या ही दिक्कत है ना। तो वेट बाय वेट यूनिट जो है वो 3 तरह की है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इन पे भी मुझे टेम्परेचर का इफेक्ट देखना हो तो मैं कहूंगी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, है ना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर देयर इज चेंज कि नो चेंज, वेट में क्या का फर्क आएगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो वेट तो चेंज नहीं होने वाला, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर देयर इज नो चेंज, चेंज तो नहीं है बच्चों, देयर इज नो चेंज इन वेट ऑफ सोल्यूशन, है ना। आप आज जो सॉल्यूशन बना रहे हो वेट उसका कल भी वही रहना है, परसों भी वही रहना है, टेम्परेचर बदलने से वेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देयर इज नो चेंज इन वेट ऑफ सॉल्यूशन, सो वेट बाय वेट यूनिट डजंट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, सही है। अगर आप टेम्परेचर को बदलते हो तो भाई वेट बाय वेट यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपको कहा जाए कि हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो बच्चे अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो मोलारिटी भले ही कम हो जाएगी, लेकिन मोलालिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मोलालिटी एज इट इज। क्यों, तो भाई मोलालिटी वेट बाय वेट यूनिट है, टेम्परेचर बदलते तो वेट थोड़ा ना बदलता है। तो और इंक्रीजिंग टेम्परेचर देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन, कहाँ चेंज नहीं आएगा, तो हम कहेंगे मोलालिटी, मोलालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, मोल फ्रैक्शन में, मास परसेंट में कोई फर्क नहीं आएगा, ये तो वैसे भी सेम रहेगी। क्लियर ना। व्हाट इज मोलालिटी, तो बेटा अब तो तुम समझ ही गए मोलालिटी क्या है। तो मोलारिटी क्या था, 1 लीटर में कितने मोल से, मोलारिटी क्या था, 1 लीटर में कितने मोल से, तो मोलेलिटी क्या होगा, 1 किलो में कितने मोल से मोल्स किसके, सॉल्यूट के। अब 1 किलो सॉल्वेंट, ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि 1 लीटर पानी ले लो और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन वो 1 लीटर ही रहेगा, है ना। 1 लीटर पानी ले लो तो कितनी शुगर डाल दूँ, फाइनल आंसर 1 लीटर है। लेकिन 1 kg वाटर ले लूँ और कितनी शुगर डाल दूँ, फाइनल आंसर 1 kg है क्या, 1 kg नहीं है। तुम कहोगे नहीं वेट तो चेंज होगा ना, तो यहाँ हम सॉल्वेंट लिखेंगे वेट में, वहाँ हमने कहा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ फर्क पड़ता है, यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखना है। हर बार सॉल्यूशन लिखने की आदत पड़ी हुई है, वहाँ से नंबर कट जाएंगे और गलती कर देता है बच्चा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। सो अब मेरे पास नया टर्म है, पहले मोलालिटी क्या है, ठीक है, मोलालिटी क्या है, तो हम मोलालिटी को डिफाइन करेंगे, है ना। मोलालिटी क्या है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। व्हाट इज मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। किस में डिजोल्व करे हैं, तो डिजोल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। अगर मेरे पास 1 किलो सॉल्वेंट है तो मैंने उसमें कितना सॉल्यूट घोला है, 1 kg सॉल्वेंट, है ना, उसे आप क्या कह देंगे, इज कॉल्ड मोलालिटी, ठीक है ना। 1 किलो में 1 किलो सॉल्वेंट, है ना, स्पेसिफिक टर्म जो है वो ध्यान रखेंगे, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन करते ही गलत, ठीक है। अब भाई मोलालिटी तो मोल पर केजी, 1 किलो में कितने मोल्स हैं, तो मोल पर केजी, स्मॉल m लिख दो।
टेम्परेचर पर डिपेंड करती है क्या, तो हम कहेंगे नहीं, अभी तो पढ़ा था टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये W/W यूनिट है। टेम्परेचर बदलने से वेट में कोई चेंज नहीं होता, मोलैलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी, तो हम कहेंगे या तो आप ऐसे लिख दो मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, 1 किलो में कितने मोल्स है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, तो भाई अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी किस में, तो हम कहेंगे किलोग्राम्स। क्लियर, मोलैलिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में, किलोग्राम्स में। ठीक है, क्या ही दिक्कत है। नाउ मोल्स फाइंड करो, तो बेटा ये तो आता है आपको मोलैलिटी, तो मोल्स मतलब तो वही बात मास ऑफ सोल्यूट, और मास ऑफ सोल्यूट किस में लेना, ग्राम्स में, अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू W सॉल्वेंट है, सोल्यूशन करते ही गलत हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखना, W सॉल्वेंट लिखना, है ना, और बाई चांस यहाँ ग्राम्स हो तो यहाँ 1000 कर देना बस। तो मोलैलिटी 1 किलो में कितने मोल्स है, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम्स में। नाउ व्हाट इज मोल, तो बच्चे मोल मास अपॉन मोलर मास इनटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम्स है तो 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या ही तकलीफ है, सिंपल है। तो हम कहेंगे मोलैलिटी कोई बहुत बड़ी तोप तो है नहीं, मोलैलिटी यानी स्मॉल एम और मोलैरिटी यानी कैपिटल एम, इतना तो क्लियर है। ठीक है, तो हम कहेंगे सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, फाइंड कर लेंगे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन है 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड CH3COH, ठीक है, 75 ग्राम बेंजीन में मिक्स कर दिया, मोलैलिटी बताओ। तो देखो एसिटिक एसिड को बेंजीन में मिलाया है, एसिटिक एसिड सॉल्यूट हुआ, बेंजीन आपका सॉल्वेंट हुआ। वैसे भी जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है और ज़्यादा होता है जो सॉल्वेंट होता है, जनरल ऐसा ही। ठीक है, और तुम्हें तो पता ही डाइमर वाइमर बना लेगा, लेकिन हमसे तो फॉर्मेलिटी के बारे में पूछा नहीं है, तो हम भी फॉर्मेलिटी करेंगे नहीं, जो पूछा है उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले हम लिखो मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, है ना। एक बार डेटा लिख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन इजी लगने लग जाएगा आपको, है ना। तो हम कहेंगे ठीक है भाई 2.5 ग्राम्स हो गया। नाउ मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, अब आता तो है तुम्हें, अभी सिखाया था एसिटिक एसिड का मोलर मास, तो हम कहेंगे 60 ग्राम पर मोल, है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है, तो बच्चे मास ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन कितने ग्राम लिया है, 75 ग्राम्स, है ना। और फाइंड क्या करना है, मोलैलिटी स्मॉल एम फाइंड करना है। ओके, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, मोलैलिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट, किसको घोला है, एसिटिक एसिड को। कितना एसिटिक एसिड डिसॉल्व किया है, 2.5 ग्राम, तो मास ऑफ सोल्यूट 2.5 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना है 60, तो 60 रख दो इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, कितने ग्राम बेंजीन में घोला है 75 में, तो 75 ले लो भाई, पॉइंट उड़ा दो। ठीक है, 25 3 75, ठीक है, और ये 2 0 कैंसिल कर देती हूँ, तो मेरे पास आंसर आ गया 10/18, है ना। तो 10/18 शायद 0.55 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी 0.55, और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, किलो में कितने मोल्स है, तो मोलैलिटी इज मोल पर केजी, 1 किलो में कितने मोल्स है, तो 0.55 मोल पर केजी कहाँ है, ये रहा ना, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो, सिंपल है, कहाँ टेंशन है, एकदम सादा सरल शुद्ध सवाल है ना। सीधे सीधे वैल्यू दे दी और कर लो, एनसीईआरटी में से लिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा, तेज़ तो नहीं है, पास लगे तो लिख देना मैडम स्पीड तेज, मैं धीरे कर दूँगी। वैसे तो तुम्हारे पास यूट्यूब है, आवाज़ तेज भी कर सकते हो और धीरे भी कर सकते हो, है ना। लेकिन आप देखो नीट का सिलेबस कवर करना है तो थोड़ा स्पीड वैसे लेनी पड़ेगी, बिल्कुल बच्चों की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। हम ये मान के चल रहे भी एक बार आपने 12th पढ़ रखी,
है ना। और अगर आप अभी 12th में हो तो एक बार जो शॉर्ट्स में पढ़ा रखा है, मतलब इस क्या बोलते हैं 1 by 1 लेक्चर पढ़ा रखा है, धीरे धीरे पढ़ा रखा है, उसको देखो, उसके बाद इसमें आओ, इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, है ना। 1 शॉट टाइप हो जाएगा ये। क्लियर है, समझ में आ गया, है ना। यहाँ अपन को प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करनी है, जितना भाई जिस चैप्टर में से जैसा आता है उस पर प्रैक्टिस करनी है। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है तो न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है। थियरी कुछ खास पूछते नहीं हैं, की पॉइंट्स पूछते हैं, वो मैं आपको बीच बीच में बताती जा रही हूँ कि भाई टेम्परेचर का थोड़ा ध्यान रखना, है ना। ये W/W है, वो लोग W/V थे, वेट बाय वॉल्यूम थे, इस तरीके से। ठीक है, तो जहाँ थियरी आएगी वहाँ थियरी बता दूंगी, जहाँ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आएगी वहाँ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस बार नीट निकालना है, बने रहिए, नोट्स बनाते चलिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। क्लियर। अभी एक मॉक टेस्ट का पेपर दूंगी, एक दिन पहले दूंगी, तुम घर पे बैठ के सॉल्व करना, है ना। 1-2 दिन में उसका वीडियो सॉल्यूशन भी दे दूँगी, ठीक है। और वो लाइव क्लास रहेगी, तो पहले वो मॉक टेस्ट सॉल्व करना, फिर लाइव क्लास में मुझे आंसर बताना। तुम करके आओगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो मुझे एक क्वेश्चन कराना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, आगे बढ़ूँ। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी मोलालिटी ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन of 93% H2SO4 weight by volume. The density of solution कितनी है 1.84 ग्राम पर ml। ठीक है, अब देखो बेटा, मोलालिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 93% H2SO4 W/V, W/V वेट बाय वॉल्यूम परसेंट किसका है, H2SO4 का। कितना ग्राम है 93। मतलब अगर ये 100 ml है ना बच्चे, अगर ये 100 ml है तो वेट कितना है 93 ग्राम, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट 93/100, टोटल में ये 93 है। तो अगर ये 100 ml है तो ये 93 है। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर है। नाउ मोलैलिटी तो मुझे बतानी, 1 लीटर सॉल्यूशन है मेरे पास और उसकी डेंसिटी कितनी है 1.84 ग्राम पर ml। ठीक है, तो मैं कहूँगी भाई आपने डेंसिटी दे रखी, डेंसिटी सॉल्यूशन की, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ डेंसिटी कितनी है 1.84 और वॉल्यूम देखो, है ना, वॉल्यूम आपको गिवन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे वॉल्यूम तो 1 लीटर यानी कि 1000 ml। तो ये मैं यहाँ ले लेती हूँ। ठीक है, अब डेंसिटी सॉल्यूशन की, वॉल्यूम सॉल्यूशन का, तो मास भी किसका आएगा सॉल्यूशन का, है ना। तो हम कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1840 ग्राम्स। चलो 1840 ग्राम मास होगी। अब तो ये तो सॉल्यूशन का मास है, मुझे तो मोलालिटी फाइंड करनी है, मोलालिटी में तो मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो मैं कहूँगी चलो पूरा तो 1840 है। H2SO4 93% वेट बाय वॉल्यूम, अगर 100 ml सोल्यूशन है तो 93 ग्राम H2SO4 है ना। तो इन 1000 ml सोल्यूशन, आपने 1 लीटर लिया ना, तो बेटा अगर 1000 ml सोल्यूशन है तो मास ऑफ H2SO4 कितना होगा, तो मैं 930 लिख दूँ क्या, 930 ग्राम्स। बोलो भाई 100 में 93 है कि नहीं, बोलो, है ना। तुम्हारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया है, अगर 100 ml सोल्यूशन है तो H2SO4 93 ग्राम है, फिर यहाँ तो आप खुद ही बोल रहे हो नहीं 1 लीटर है, तो 100 में 93 है ना, 1 लीटर 1000 ml में कितना है 930 है, तो 930 लिख दी। तो ये मेरे पास आ गया सोल्यूट मास। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे कहूँ सॉल्वेंट मास फाइंड कर लो, ठीक है, यहीं ले लेते, रुको, सेम है ना क्वेश्चन, हाँ लो, ठीक है। तो यहाँ मैं सॉल्वेंट मास फाइंड कर लेती हूँ। ठीक है, तो बेटा सॉल्वेंट मास क्या होगा, तो मैं ये तो पढ़ाया था ना पहले दिन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या होता है सोल्यूशन, है ना। और जब तुमने डेंसिटी से सॉल्यूशन निकाला तो तुमने कहा सॉल्यूशन तो 1840 ग्राम से, फिर वेट बाय वॉल्यूम से H2SO4 निकाला तो वो 930 है। ठीक है, तो सॉल्वेंट निकाल दो, सॉल्वेंट मास इक्वल्स टू, तो पूरा तो कितना है 1840 माइनस 930 कर दो कम, तो भाई 1800 में से 900 कम कर दिए तो 900, 40 में से 10 कम कर दो, 30 कम कर दो, ये हो गया 910। ठीक है, अब क्या चाहिए, वी हैव टू फाइंड
मोलैलिटी, मोलैलिटी फाइंड करनी है, स्मॉल है, फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है मोलैलिटी? मास ऑफ सोल्यूट कितना है H2SO4, तो मैं कहूँगी मास ऑफ सोल्यूट 930 है, कितना H2SO4 930 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूट सॉरी मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 और मास ऑफ सॉल्वेंट 910। सॉल्व कर लो भाई, है ना। देखो क्या करें, सिर्फ उसको उड़ा सकते हैं और तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो 93 डिवाइडेड बाय 98 फिर 100 अपॉन 91, तो आंसर 1 से तो छोटा ही आएगा, तो ये आंसर है नहीं, नहीं 1 से छोटा नहीं आएगा, आंसर 1 से बड़ा आएगा। अगर उसको मैं 1 भी मान लूँ तो आंसर 1 से बड़ा आएगा, तो ये आंसर नहीं है, इतना ज़्यादा भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो एक बार आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको, है ना। मेरे हिसाब से आंसर आपका फर्स्ट आना चाहिए, समझे। इन दोनों को अगर मैं 1 मान के कैंसिल भी कर लूँ तो 1000 अपॉन 91, ठीक है ना, आंसर क्या होगा 10 के आसपास आएगा। ठीक है, तो 10 के अराउंड आंसर मेरे पास है ऑप्शन 1। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। करना नहीं होता एग्जाम में, इतना छोटा आंसर आएगा नहीं, 100 से बड़ा आंसर पॉसिबल नहीं है, 1 से छोटा आंसर आएगा नहीं, है ना। तो फिर आंसर कितना है, दिमाग लगाओ, करना ही क्यों है। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़े। तो मोलालिटी क्लियर, समझ में आ गया। वापस से बताऊं, देखो एक बार स्लाइड 1 से स्टार्ट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले मैंने तुम्हें फॉर्मेलिटी सिखाया, है ना। फॉर्मेलिटी मोलारिटी सेम है, फ़र्क तब आएगा जब आपका सोल्यूट या तो एसोसिएट होता है या डिसोसिएट होता है। फॉर्मेलिटी तभी निकालनी है जब कुछ गड़बड़ होती है, अदरवाइज आप मोलारिटी से काम चलाओ। हम कहेंगे ठीक है, फॉर्मेलिटी जब कुछ गड़बड़ होती है, मतलब इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन। याद हो गया, कोई टेंशन नहीं है, है ना। वैसे कॉपी खोल लो तो बस ये होना चाहिए, हाँ ये तो पढ़ा हुआ, ये तो पढ़ा हुआ, बस ऐसे, ठीक है। और एक चैप्टर को बच्चे 3 से 4 बार पढ़ना, ऐसा नहीं हाँ 2 दिन पहले जो लेक्चर पढ़ लिया, हाँ वो तो बिल्कुल सिंपल है, आ गया। नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे पिछला भूलते जाओगे, ठीक है। भूलने की स्पीड धीमी रहेगी, है ना, लेकिन आप बार बार पढ़ोगे तो भूलने के चांसेस कम होते जाएंगे। आगे बात समझ में, ये तो फॉर्मेलिटी क्लियर है, ठीक है। अब फॉर्मेलिटी डाइमर वाले केस में तो हम कहेंगे देखो, जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बेंजीन में डाइमर बना लेते हैं। मैंने एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिया, है ना। ये बॉन्ड का नाम याद रखना, कौन सा बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब ये डाइमर इतना तगड़ा है कि अगर तुमसे पूछे कि वेपर डेंसिटी मेथड से अगर मैं एसिटिक एसिड का मोलर मास निकालूं तो 60 की जगह 120 आएगा। If we calculate molar mass of acetic acid by vapor density method, then we find 120 at the place of 60. क्यों? तो भाई ये अलग ही नहीं होते, हम क्या करें, है ना, because they form dimer। क्यों बना रहे डाइमर? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 60 की जगह इनका वेट 120 आता है, तो 60 एक्चुअली मोलर मास है और 120 फॉर्मूला मास है। फॉर्मूला मास होगा तभी तो फॉर्मेलिटी फाइंड करेंगे। तो हमने एक बेंजोइक एसिड का एग्जाम्पल लेके फॉर्मेलिटी फाइंड करना सीखा। क्लियर है। फिर मैंने कहा भाई देखो तीनों चीजें हो चुकी है, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ऑल आर वेट बाय वॉल्यूम यूनिट। सो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है एंड ये तीनों का वैल्यू डाउन जाएगा। चाहे मोलारिटी हो, नॉर्मेलिटी हो, फॉर्मेलिटी हो, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वेट बाय वॉल्यूम कम होगा। तो मोलारिटी कम होती है टेम्परेचर बढ़ाने से। फिर हमारे वेट बाय वेट यूनिट पे 3 है, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट। अब ये तीनों ही वेट बाय वेट है, इन तीनों का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्लियर है यहाँ तक, कोई टेंशन नहीं। नाउ मोलालिटी क्या थी, तो मैंने आपको कहा था मोलारिटी 1 लीटर में कितने मोल से, मोलालिटी 1 किलो में कितने मोल से। तो 1 लीटर चाहे सॉल्वेंट हो चाहे सॉल्यूशन हो एक ही बात है, लेकिन 1 किलो सॉल्वेंट और 1 किलो सॉल्यूशन सेम नहीं है। वेट में वेट ऐड करोगे तो वेट प्लस वेट तो एडिटिव प्रॉपर्टी है ना, वेट प्लस वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके भाई, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपको फॉर्मूला सेम रखना था मोल्स, लेकिन यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना है। अभी तक सारे फॉर्मूले में हम सोल्यूशन टर्म यूज़ करते हुए आए हैं, यहाँ सॉल्वेंट लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन में भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो मोलालिटी आपने फाइंड कर ली। फिर सिंपल क्वेश्चन करे थे हमने,
पहला तो बहुत ही सिंपल था, है ना, और दूसरे में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे भाई, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखो कैलकुलेट मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो भाई मोल फ्रैक्शन तो हमने सीखा नहीं है, अभी हमने सिर्फ मोलालिटी ही सीखा है। तो मोलालिटी तो हमने बना लिया था क्वेश्चन, है ना। नाउ नेक्स्ट टर्न पे आते हैं, मोलालिटी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। मास परसेंट तो सिखा दिया, अभी सिखा दूंगी, चलो W/V सिखाया था। नाउ मोलालिटी के बाद मोल फ्रैक्शन। तो बच्चे मोल फ्रैक्शन क्या है ना, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। तो मैंने आपको कहा था मोल फ्रैक्शन से इतनी सी बात, एक के मोल अपॉन सबके मोल। मोल फ्रैक्शन क्या है, एक के मोल अपॉन सबके मोल। तो मैं ठीक है, मतलब ये रेशियो है, ऊपर भी मोल है नीचे भी रेशियो मोल है। तो रेशियो में एक के मोल, जिस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने उसको ऊपर रख दो, है ना, डिवाइड बाय टोटल मोल कर दो, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन तो हम कहेंगे ये रेशियो है, किसका रेशियो है, तो रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। क्लियर, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द total moles of all the components, है ना, सारे कंपोनेंट के मोल को डिवाइड कर दो, किसमें, एक के मोल, एक कंपोनेंट के मोल डिवाइड बाय सारे कंपोनेंट के मोल। फिर मैंने आपको कहा था भाई हमारे कोर्स में तो बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो बेटा बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो ही कंपोनेंट है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब वी हैव ओनली टू कंपोनेंट्स। तो हम कहेंगे देखो बाइनरी सॉल्यूशन है ना, मतलब एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। क्लियर। अब मैं मान लेती हूं कि भाई जो सॉल्यूट है इसके मोल्स रख लो स्मॉल n, सॉल्यूट के मोल ले लो स्मॉल n, और सॉल्वेंट के मोल तो बच्चे इसके मोल ले लो कैपिटल N, ठीक है। सॉल्यूट के मोल स्मॉल n, सॉल्वेंट के मोल कैपिटल N, ओके, यहाँ तक भी ठीक है। अब क्या करें, मोल फ्रैक्शन। मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है, तो इसके खुद के मोल, सॉल्यूट के मोल कितना है, स्मॉल n, स्मॉल n। टोटल मोल कितना है बेटा, तो n+n, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्वेंट के खुद के मोल कैपिटल है, टोटल कितना है n+n, कोई टेंशन नहीं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ऐसा करो ना, दोनों को ऐड कर दो, x सॉल्यूट प्लस x सॉल्वेंट, तो तुम मेरी बात समझ गए। इन दोनों में एलसीएम ले n+n, ऊपर भी n+n, तो वैल्यू विल बी 1। बस तो इतनी सी बात है कि दोनों के मोल फ्रैक्शन मिला के कितने आएंगे, 1। तो अगर क्वेश्चन पूछे तो एक के मोल फ्रैक्शन निकाल दो, दूसरे के 1 में से माइनस कर दो। क्लियर। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, तो तुम कहोगे मोल फ्रैक्शन रेशियो है। तो रेशियो है मतलब यूनिटलेस। क्या भाई मोल फ्रैक्शन की यूनिट बताओ, तो ऊपर भी मोल रखना है नीचे भी मोल रखना है, मतलब यूनिट क्या है, यूनिट तो नहीं है, यूनिटलेस, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ क्या, तो ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, मोल मतलब वेट ही तो है, वेट का क्या लेना देना टेम्परेचर से, तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है क्या मोल फ्रैक्शन। तो आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स है जिसकी मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं उसको ऊपर रख दो, डिवाइड बाय टोटल मोल्स कर दो। क्लियर है ना। बाइनरी सॉल्यूशन के लिए चीज़ है। ओवरऑल जैसे परसेंटेज 100 होता है ना, तो मोल फ्रैक्शन 1 रहेगा, है ना। अब आते हैं इसके सवाल पे, क्या पूछ रहा था भाई, देखो कैलकुलेट मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन, ऑल्सो कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ बेंजीन। तो देखो अभी इसमें मोलालिटी तो हमने फाइंड कर ली थी, मोल फ्रैक्शन इसमें फाइंड कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखो जब भी मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हो ना, क्वेश्चन को 2 हिस्सों में तोड़ दो ताकि गलती होने के चांसेस कम से कम, है ना। इथेनॉइक एसिड यानी एसिटिक एसिड,
CH3COH, और दूसरा कौन है, बेंजीन, तो ये लो बेंजीन, ठीक है, C6H6, है ना, क्योंकि भाई मुझे अलग अलग मोल्स निकालने, एक के मोल अपॉन सबके मोल, एक के मोल, दूसरे के मोल, तीसरे के मोल, सबको अलग अलग रखो, स्प्लिट कर दो, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, इथेनॉइक एसिड मास कितना है, तो भाई कितने ग्राम लाए हो इथेनॉइक एसिड, 2.5 ग्राम्स, ठीक है। मोलर मास कितना है, तो बेटा इसका मोलर मास हमने निकाला 60, तो मोल्स फाइंड कर लेते हैं, है ना, स्मॉल एन मान लेती हूँ, मान लो सॉल्यूट है, ठीक है, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, यहाँ तक तो टेंशन। नाउ बेंजीन कैपिटल एन, या पहले देखो बेंजीन में मास कितना है बताओ, तो बेंजीन कितने ग्राम है, 75 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ बेंजीन C6H6, तो मोलर मास कितना है 78, मोल्स फाइंड कर लो, सॉल्वेंट है ना कैपिटल है, तो 75 डिवाइडेड बाय 78, ठीक है। अभी भी यही टेंशन है, बोलो सॉल्यूट मोल्स आ चुके हैं बेटा आपके पास, सॉल्वेंट के मोल भी आ चुके हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड मोल फ्रैक्शन, एक्स सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लो, क्या सिखाया था, एक के मोल अपॉन सबके मोल, एक के मोल अपॉन सबके मोल, है ना, तो सॉल्यूट के मोल्स 2.5 डिवाइडेड बाय 60, 2.5 डिवाइडेड बाय 60, टोटल तो बच्चे 2.5 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 75 अपॉन 78, कैलकुलेशन पार्ट आपका है ना, इसको सॉल्व करके लिख दो, क्लियर। तो मोलेलिटी हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड कर ली थी, और मोल फ्रैक्शन यहाँ फाइंड कर लिया, मास परसेंट को भी देख लेते हैं लगे हाथ, है ना, व्हाट इज मास परसेंट, व्हाट इज मास परसेंट, क्या है भाई मास परसेंट, तो देखो बेटा मास परसेंट यानी W/W परसेंट, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में W तो रखना है, ऊपर भी W है नीचे भी W है, परसेंट यानी 100, तो मास परसेंट फाइंड करो, ठीक है। ये स्मॉल लिखती हूँ मतलब ये सॉल्यूट है ना, और परसेंटेज तो टोटल में ही आता है, तो मास परसेंट मतलब सॉल्यूट मास, या आप लिखो मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, मास परसेंट यानी मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास मतलब मास ऑफ सोल्यूशन, और बचे परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब जैसे अपना क्वेश्चन था, क्या था, 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड, है ना, इन 75 ग्राम बेंजीन, यही तो था, ठीक है। और क्या कैलकुलेट करना था, W/W परसेंट, तो क्या ही दिक्कत है बोलो, कर लोगे ना। सॉल्यूट मास कितना है, तो तुम कहोगे 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड दे तो रखा है, सॉल्यूट मास इज 2.5 ग्राम, ठीक है। सॉल्वेंट ध्यान रखना, टोटल मत कर देना बेटा, सॉल्वेंट बेंजीन में डिसॉल्व करने वाले हो तो सॉल्वेंट मास 75, और बच्चे सॉल्यूशन का मास मिक्स कर दो, तो 2.5 प्लस 75 मिक्स कर दो, 77.5 ग्राम्स। बोल अब तो करना ही क्या है, मास परसेंट तुम निकाल दोगे, क्या ही तकलीफ है, मास ऑफ सोल्यूट है ना, W/W परसेंट, मास ऑफ सोल्यूट एसिटिक एसिड 2.5, टोटल 77.5 मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है, तो 2500 डिवाइडेड बाय 775, बस, है ना, और आंसर जो आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा। बोलो सिंपल है, तो सारी टर्म्स क्लियर, मोलारिटी क्लियर, मोलालिटी क्लियर, नॉर्मलिटी क्लियर, मोल फ्रैक्शन क्लियर, उधर क्या बचा था, फॉर्मेलिटी क्लियर, और मास परसेंट भी क्लियर, ठीक है।
एक क्लास और लूँगी और प्रैक्टिस करें। अभी तो हमने सारा सीखा है कि भाई ये कंसंट्रेशन टर्म्स होती क्या है। फिर ppm तो बताया ही जाने से पहले, और ppb भी नहीं बताया, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। मिलियन मतलब, बिलियन मतलब अगली क्लास में पढ़ के आना, उसको कंटिन्यू सीखेंगे, है ना, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। जो PYQs है नीट में, जेई में, है ना, वो सब अगली क्लास में लेके और डिस्कस करेंगे। आई होप क्लास अच्छी लगी, तभी तो यहाँ पर इस टाइम पे सुन रहे हो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन, नोटिफिकेशन का बेल आइकन, उसको ऑन कर दो ताकि नया लेक्चर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, लगे रहिए, उम्मीद मत छोड़िए, है ना। और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, कहीं पे भी टेस्ट सीरीज़ मिलती है कहीं, है ना, और कोई भी टेस्ट सीरीज़ को छोटा नहीं समझो। ये नहीं मुझे किसी बच्चे ने कहा था नहीं वो टेस्ट सीरीज़ अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, सब बढ़िया है। किसी ने टेस्ट पेपर बनाया है तो तुम देखे देखो, क्या तुम हर बार ही फुल ले आते हो? तो तुम्हें लगेगा हाँ क्वेश्चन लेवल थोड़ा ऐसा है, और तुम्हें लगे नहीं फुल तो मेरे नहीं आते हैं, मैं तो 60-70 पे आ रहा हूँ या 80 पे आ रहा हूँ। तो बच्चे मेडिकल सेलेक्ट होने के लिए 90% चाहिए आजकल, है ना। तो तुम मान के चलो 90% तैयारी होगी तब तुम 600 प्लस को क्रॉस कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो टेस्ट सीरीज़ बढ़िया नहीं, वो बढ़िया नहीं, आप सारे टेस्ट दो। ठीक है, बेस्ट टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो, मना नहीं कर रही हूँ मैं, है ना, लेकिन ऐसी बातें नहीं करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।